हाँ, तो ये दूसरा कैंडिडेट है प्रथम, जिसने भी अभी ये 12th क्लास में है और इसने भी अपना एनडी का एग्जाम क्लियर किया है। अब कैसे किया, पीसीएम है ना तुम्हारी? हाँ भैया। हाँ, तो पीसीएम है। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया पीसीएम, तो यार पीसीएम वाले को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इनके पास एडवांटेज भी आ जाता है, बट हाँ, इनको पढ़ना भी ज्यादा पड़ता है क्योंकि इनके पास ये 12th में पीसीएम तो भाई फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, और एनडी की जो फिजिक्स केमिस्ट्री आती है वो थोड़ा सा अलग होती है नॉर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कैसे करके इन लोगों ने पढ़ा, अब ट्यूशन भी जाते ही हैं सारे, तो कैसे करके वो चीज मैनेज किया। और फिर शाम को आके 7:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक, 10:30 तो ऑफिशियली है, 11 बज जाते थे मोस्टली, तो वो कैसे करके मैनेज किया, है ना? तो वो बताओ तुम, कैसे करके तुमने, पहली बात तो कांग्रेट्स, जो इस बार एनडी का एग्जाम थैंक यू तुम्हारा भैया। क्लियर हो गया। अब बताओ कैसे करके तुमने प्रिपेयर किया। अ, अगर हम आएंगे मैथ्स की तरफ, तो मैथ्स की तरफ मैं ट्यूशन जाता था 11th स्टैंडर्ड से। मुझे पता था कि मुझे एनडीए का पेपर देना है, तो उसी टाइम से मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी मैथ्स के लिए। अभी मैं एचएससी बोर्ड में हूँ, स्टेट बोर्ड में हूँ महाराष्ट्र के। तो स्टार्टिंग में मैं महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक आती है उन्हीं में से प्रैक्टिस करता था क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन बन जाते थे। जब मैं 12th में आया, तब मैंने पीवाई क्यूज, एनडीए की पीवाई क्यूज लगाने चालू किए। और फिर वो पीवाई क्यूज जब बनने लगे तब मुझे और कॉन्फिडेंस आया। और फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मेरे से नहीं भी बन रहे थे। 2D ज्योमेट्री थी और 3D था। 3D मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, तो मैंने वो हटा दिए। वो टॉपिक मैंने सोच लिया कि मैं नहीं करूंगा। तो सबसे पहले जो मुझे टिप देनी चाहिए, सिलेक्टिव स्टडी। जो टॉपिक तुम्हें आता है वही करो, और जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि मुश्किल है छोड़ दो। और वो वेटेज के हिसाब से करो। मतलब अगर तुम हाँ, ट्रिग्नोमेट्री ड्रॉप कर सबसे दोगे तो उसके इंपॉर्टेंट साथ तुम बात, कैलकुलस ऐसा भी। नहीं कि तुमने कहा मेरे को ये नहीं आता मैं सब छोड़ देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री भी छोड़ देता हूँ, कैलकुलस भी छोड़ देता हूँ, नहीं, वेटेज देखना है जैसे उसने बोला, है ना? तो तुम मिस मिस ना कर जाओ वो हाँ, पार्ट, इसीलिए मैंने फोकस किया। हाँ, कैरी। तो सिलेक्टिव स्टडी मुझे पता था इतने टॉपिक्स करने। अब जब एग्जाम के लिए 4 महीने बाकी थे तो मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया था। कोर्स में डेली अटेंड करता था। पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी, उसके साथ साथ मैं पीवाई क्यूज करता था। और मैं स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करता था, इसलिए मैंने क्या किया, अब मैंने एनडीए 2023 वन पेपर, वो हार्ड आया था। इस बार से तो हार्ड था वो। तो वो डिफिकल्टी मैंने प्रेडिक्ट की थी कि और मुश्किल जाएगा। मैंने क्या किया, मेरे पास 3 महीने थे। मैंने एक महीना जेई मेंस के जो बहुत पहले वाले क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस किया। 2004 2005 उनकी पीवाई क्यूज प्रैक्टिस किया। और उससे क्या मुझे हेल्प हुई, टाइम वेस्ट हुआ सबसे पहली बात। और दूसरी बात, प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा बदल गया मेरा। क्वेश्चन को देखने की अंदाजा थोड़ा बदल गया। थोड़ी स्पीड इंक्रीज हुई, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो। मतलब एक महीना चला गया और मैं बस 2 यूनिट्स, मतलब कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री, बस इन्हीं 2 टॉपिक्स को मैं पक्का कर सकता था। ये एक बात है। जेई मेंस की पीवाई क्यूज करने से टाइम वेस्ट होता है, हाँ, बट कुछ इन ज्यादा एग्जाम टाइम बच भी सकता है। हाँ बच देखो, भी सकता है। तुम्हारे हिसाब से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर टाइम हो तुम्हारे पास तो, मतलब अगर एग्जाम को 3 महीने बचे हैं, नहीं करना चाहिए। अगर तुम पे 5-6 महीने हैं, एक महीना तुम जेई मेंस के लिए कर सकते हो वो। लेकिन अगर 3 महीने बचे तो नहीं करना, टाइम बहुत प्रेशियस है, बाद में जाके पछताओगे। फिर और बाद में 3 महीने जब बचे थे, तब मैंने रिवीजन टेस्ट देना चालू किया। मैं पीवाई की बुक पकड़ा था मम्मी के हाथ में। मम्मी को बोलता था, ये पेज में से दो दो क्वेश्चन देने, ये पेज में से 2 क्वेश्चन मार्क कर दो, और ये टॉपिक में से 2 क्वेश्चन मार्क कर दो। ऐसे डेली पे मैं 15 क्वेश्चन करता था, टाइम लगा के। 15 क्वेश्चन 30 मिनट, एक क्वेश्चन 2 मिनट। ये टाइम लगाने से मुझे पता चला कि मैं टाइम में कितना कम पढ़ रहा हूँ, और टाइम मैं कितना फास्ट कर सकता हूँ मैथ्स के क्वेश्चंस को। तो डेली रिवीजन टेस्ट देने से वो भी बढ़ता है कि पता चलता है कि तुम्हें और कितना स्पीड बढ़ाना। हाँ, अब देखो इसने क्या सही चीज किया, इसने, मैंने तो जितना पढ़ा है वो पढ़ा, लेकिन उसके बाद तुम घर में क्या करते हो, मेन चीज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे इसने मम्मी की मदद ले ली, भाई तुम्हारे ही तो घर वाले हैं, करो उनको थोड़ा परेशान करो, उन्हें भी कंट्रीब्यूट करवाओ। बाद में तुम ऑफिसर बनोगे तो पिपिंग सेरेमनी में वो ही निकालेंगे ना तुम्हारे 2 स्टार्स। तो वही चीज है यार, उनके भी भाई बहुत इफेक्टिव होते हैं घर वालों की, चाहे अब कुछ बोलते हैं भैया मेरे घर वालों को नहीं, ज्यादा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं यार, टिक करने में कितना ही पता लगता है ना? रैंडमली कुछ भी आ सकता है इंडिया में, तो वो चीज, हाँ, आगे। अब जब एक महीना बचा था एनडीए के लिए,
तो मुझे रिवीजन करनी थी, साथ में मॉक टेस्ट लगाने थे। मैथ्स के लिए मैंने रिवीजन के लिए वन शॉट्स का यूज किया यूट्यूब पे, जो भी फ्री में था वो सब वन शॉट्स देखे और उससे रिवीजन होती थी, बहुत हद तक होती थी। और जो भी टॉपिक्स है उनमें से मैं मम्मी को वापस रैंडमली एक क्वेश्चन ये दे दो वो दे दो, तो उससे रिवीजन हो गया। अब आता हूँ मैं जीएटी की तरफ। जीएटी में मोस्ट पार्ट मेमोराइजिंग और लर्निंग का है। उसके लिए स्टार्टिंग में जब आपने कोर्सेज चालू किए तो मैंने नोट्स बनाने चालू किया। खुद के नोट्स यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरे के नोट्स से नहीं होता। जब तुम खुद खुद बनाओगे, खुद तुम उसे अंडरस्टैंड करके खुद अपने हाथों से लिखोगे, तो तुम्हारे मतलब वो ब्रेन में वो रहता है, कहीं ना कहीं रहता है वो। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस वो यूज होता रहता है। जब तुम खुद के नोट्स बना के खुद डेली रिवाइज करते हो उसे, तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे हम। डेली नोट्स, डेली रिवीजन। जीएटी में भी सिलेक्टिव स्टडी, हिस्ट्री पॉलिटी नहीं करना है, बहुत बड़ा है, हाथ भी नहीं लगाना उसे। इकोनॉमी मतलब बस 5 ईयर प्लान करना था। सिलेक्टिव स्टडी जीएटी में बहुत काम आती है। फिजिक्स के लिए मैंने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करता था मैं। और फिजिक्स के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियरिटी। अगर तुम बस फॉर्मूले करके जाओगे तो नहीं आएगा। एनडीए इस बार घुमा के क्वेश्चन डाल रहा है फिजिक्स में भी, वो थोड़ा लॉजिकल देखता है। ज्योग्राफी में भी कुछ कुछ लॉजिकल आ रहे हैं, तो तुम्हें जब टफ आ तक रहा है इस बार। ज्योग्राफी तो 11th की आ रही है पूरी, 9 10 से नहीं हाँ, होगा कुछ। तो वो हमें कंसेप्ट जब तक नहीं समझेगा तब तक वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे। तो कंसेप्ट क्लियरिटी रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है जीएटी में। और कुछ टॉपिक्स के लिए मतलब बायोलॉजी वगैरह में उतना लॉजिकल नहीं आता, डायरेक्ट फैक्ट्स आते हैं, उसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसमें नोट्स बनाओ, डेली रिवाइज करो। रिवीजन करने के लिए तुम कोई भी रूल यूज कर सकते हो, 147 रूल, 1357 रूल, गूगल कर लो, कुछ भी मिल जाएगा। वो रिवीजन हाँ, ये बता भी दो थोड़ा इफेक्टिव रूल, रहता है। ये वाला रूल है क्या, वो भी बता दो। मतलब अगर 1247 रूल के बारे में बताऊंगा, तो जब तुम पहले दिन पढ़ते हो उसी दिन रिवाइज करना है रात में, अगले दिन वापस रात में रिवीजन करनी है, फिर फोर्थ डे वापस रिवीजन करना, और फिर सेवन्थ डे वापस रिवीजन करना, और फिर एंड ऑफ द मंथ रिवीजन करना। देखो, ऐसे करने से वो इसने भी दिमाग में रहता रिवीजन है। बोला और मानवी ने भी रिवीजन बोला, और मैं भी रिवीजन ही बोलता हूँ। कितना इफेक्टिव है जो अब 5 लाख बच्चे दे रहे हैं यार एग्जाम, कहीं तो डिफरेंस आएगा, वो यही पार्ट है। पढ़ते सब है, एक एक बार सब पढ़ते हैं। तुमने कितनी बार पूरे पीवाईक्यूज किए? घर में तो हर रोज लगाता था। मतलब पूरा एक बार मतलब कंप्लीट जैसे। पूरा सेट मैंने, एक मतलब ट्रिग्नोमेट्री के 4 बार किए रहेंगे, हाँ, और कैलकुलस के 3 बार किए रहेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा मैंने 2 से 3 बार हटा लिया रहेगा उसे। वही है यार, जितना तुम रिवीजन करोगे इन चीजों को उतना सही रहता है। हाँ, अब आगे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के लिए भी वही, नोट्स बनाओ, नोट्स रिवीजन करो। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, और जो भी बाकी के टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स वगैरह, वो डेली देखो। करंट अफेयर्स उससे हो जाता है। जीएटी में मेमोराइजिंग का पार्ट है, और इतना तुमने कुछ नहीं। करंट अफेयर्स कितना पढ़ा? करंट अफेयर्स भैया मैं डेली प्रशांत धावन देखता था। हाँ, प्रशांत तो धावन से प्रशांत इंटेलिजेंट। धवन चलो, वो तो मैं क्लास में भी बता देता हूँ तुमको कि ये हो रहा है, हाँ, इंपॉर्टेंट चीज। और बाकी वैसे कोई स्पेसिफिक वीडियोस नहीं देखते बच्चे, वो कहता है कि भैया 10 घंटे की वीडियो है, इससे आ जाएगा, जो लास्ट में देखते हैं बच्चे। भैया इस बार तो बस 5 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स से, अब तुम ये कुछ बताओ, नहीं आया। वर्थ इट है इतना ज्यादा पढ़ना? नहीं भैया। वही चीज है। अब बच्चे क्या करते हैं कि भैया स्टार्टिंग से हम ना किसी को ही पकड़ लेते हैं, कहते हैं भैया रोज देखते हैं वो रोज 10 बताता है। अरे तुम 90 दिन भी देखोगे ना 10 करंट अफेयर, 900 हो जाएंगे। और इतना ही तुम टाइम अपना दूसरे पे लगा लो, तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। मतलब जहां पे हमें पता है कि ये इसमें से क्वेश्चन आएगा, वहीं पे टाइम देना चाहिए। करंट हाँ, अफेयर्स के अनप्रिडिक्टेबल आते, कभी आते कभी नहीं आते। और कितने अभी क्वेश्चन आते मतलब हैं? 10 क्वेश्चन आता है, 10 से 12 मैक्स टू मैक्स। हाँ, इस बार तो 5 आ गए। इस बार 5 आए, नहीं तो 10 से 12 मैक्स टू मैक्स। अरे भाई 10 से 12 क्वेश्चन। तुम्हें पता है फिजिक्स में तुम्हारे 25 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में इस बार 20 आ गए थे, वैसे 15 आते हैं, और तुम्हारे बायोलॉजी में 10 आते हैं। उन पे दो यार ज्यादा टाइम, वो ज्यादा इफेक्टिव है कि नहीं है बताओ? बहुत इफेक्टिव है। और बाकी जो हिस्ट्री के पीछे रोते रहते हैं बच्चे, भैया हिस्ट्री के बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भाई नहीं पढ़ते, क्यों पढ़ना हिस्ट्री? तुम्हें पेपर निकालना है ना यार, अल्टीमेट एम जब हमारा पेपर निकालना है, तो बाकी फालतू चीज पे क्यों पढ़ना? इससे अच्छा बाकी के, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के अच्छे खासे आते हैं क्वेश्चन, उस हाँ पे भैया, वो टाइम तो लगाना हंड्रेड वर्थ इट परसेंट होता 50 है। आएंगे। वर्थ इट है यार उस पे टाइम लगाना, तुमने भी लगाया होगा अच्छा खासा। हाँ भैया। तो वही चीज है। अभी मैं हम्म,
जनरल टिप्स पे आऊंगा भैया। जनरल में मैं एडवाइस करूंगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कहीं ना कहीं चालू कर देनी चाहिए बच्चों को, एटलीस्ट हाफ एन आवर। लेकिन वो कॉन्फिडेंस बूस्ट भी करता है और तुम्हें फिजिकली नहीं बट मेंटली भी फिट रखता है, बहुत फिट रखता है मेंटली। तो उससे अगले दिन पढ़ाई करने को तुम्हें ऐसे नहीं आएगा, सुस्ती नहीं आएगी कभी भी कि आज मूड नहीं हो रहा आज पढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखोगे तो सुस्ती कभी नहीं आएगी। और एक बहुत बड़ी एडवाइस है, डायरी। डायरी मेंटेन करने से हमें पता चलता है कि आज मैंने ये डाइट लिया, आज मैंने ये एक्सरसाइज की, आज मैंने इतना इतना टॉपिक पढ़ा है, आज मैंने इतना टॉपिक पढ़ा है, कल मुझे इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये डेली गोल्स रखने से हमें पता चलता है कि हम डायरेक्शन बराबर जा रहे हैं और हम हमारे टारगेटेड डेट तक सब सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये डायरी मेंटेन करना बहुत हेल्प किया था मुझे, क्योंकि वो सब मतलब ऑर्गेनाइज कर देता है सब गोल्स कि हाँ, ये सिलेबस इतना पार्ट हो जाना चाहिए। तब इससे तुम्हारा और चेक रखने में सही रहता है तुम लोगों को। हाँ, और एक है, स्टडीज को कभी भी सेशंस में करना चाहिए, एक सिटिंग में कभी नहीं करनी चाहिए। मैं पर्सनली 2-2 घंटे के सेशंस करता था 3 बार, सेल्फ स्टडी। 2 घंटे के सेशंस 3 बार, बीच में 15 मिनट का ब्रेक रखता था। और वो 15 मिनट का ब्रेक डिपेंड करता है किसी पे भी, मतलब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि 25 मिनट का स्टडी सेशन रखेगा, 5 मिनट का ब्रेक ले लेगा। हो सकता है सबके लिए टाइम अलग अलग है, हाँ, अपने कंफर्ट जोन से वो कर लेकिन सकता है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक चीज प्रिफर करूंगा। अपना एनडीए का एग्जाम देखो, वो कितने घंटे का है? वो 2.5 घंटे का होता है। ट्राई करो, जिससे इसने 2 घंटे का किया, तो जब ये पेपर मॉक देने बैठा भी होगा तो इसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। कुछ कुछ क्या करता है कि सिर्फ आधे घंटे का करते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत आ जाती है, उन्हें हर आधे घंटे में थोड़ा सा वो होता है ना कि माइंड, अब तुम्हारा माइंड उस तरीके से बन चुका है, उस तरीके से तुम्हारी बॉडी क्लॉक होती है वो इस तरीके से बन चुकी है, हर आधे घंटे बाद तुम्हें ब्रेक चाहिए। ऐसा होता है। तो जब तुम 2 घंटे का करते हो, तुम्हारी बॉडी क्लॉक बन चुकी है उतना ही। आधा घंटा पुश करना, नॉट अ बिग डील। बट आधे घंटे से तुम 2.5 घंटा पुश करोगे, वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो मैं प्रिफर करूंगा स्टार्टिंग से वो टाइम बना के रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में 2.5 घंटे बैठना। है ना, कहीं तुम्हारे पीछे दर्द ना हो जाए, ऐसा ना हो। है ना। तो वही चीज है कि सबसे ज्यादा उसने ये चीज ठीक किया, उसने भले अनकॉन्शियसली किया बट वो चीज सही हुआ एकदम एग्जैक्टली। है ना। हाँ हाँ भाई, एक लास्ट टिप मेरे से, प्रोसीजर पे ट्रस्ट रखो, जर्नी को एंजॉय करो, पेपर 100% निकलेगा। भाई, बस फॉलो द प्रोसेस, और रिजल्ट के बारे में उतना मत सोचो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ तुम लोगों को। और अब मैं कंक्लूड कर देता हूँ उसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने बोला सिलेक्टिव स्टडी, जो कि बोलता हूं मैं, हमेशा बोलता हूँ। दूसरी चीज रिवीजन। ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर तुम लोगों ने सेलेक्टिव स्टडी नहीं की, बिलीव मी, तुम यूपीएससी का पेपर कोई भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, चाहे कोई भी पेपर, अब वो मत करना सी ग्रेड वाला नहीं, मतलब ठीक ठाक ऑफिसर लेवल वाला। तो सेलेक्टिव स्टडी करो यार, सब नहीं पढ़ना होता। 900 मार्क्स का पेपर है और कट ऑफ तुम्हारी 350 जाएगी मैक्सिमम, या 360 आज तक मैक्सिमम जा रखी है। क्या करोगे तुम इतना पढ़ के? अब बच्चे मैथ्स में बहुत ज्यादा, वो ट्रिक्स, ट्रिक्स के बारे में बताना। मैंने मानवी से भी यही पूछा, ट्रिक्स कितनी पढ़ी तुमने? पागल हो रखे बच्चे इसके पीछे। ट्रिक्स ट्रिक्स नहीं पढ़ी थी भाई, मैंने ऐसे पर्टिकुलरली ट्रिक्स नहीं पढ़ी थी। हाँ, वो जैसे बहुत सारे, अब देखो यूट्यूब चैनल बहुत सारे, यूट्यूब पे कंटेंट बहुत सारा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा मेरा बेस्ट है या किसी और का बेस्ट है, किससे पढ़ो। मैं इसलिए प्रीफर नहीं करता, तुम्हें जिसका सही लगता है उसका पढ़ो। बट वो जो अननेसेसरी फॉर्मुलेज बताते हैं, प्रेशर बनता है कि नहीं, बिल्डअप होता है कि नहीं होता है, अगर तुम जनरलाइज अप्रोच में नहीं करोगे तो। ये होता है भैया, मतलब इतने सारे ट्रिक्स देख के मतलब वो अभी इतने सारे कब लर्न करेंगे, ऐसा होता है। तुम जितना, अब वही है कि तुम जितना जनरलाइज पैटर्न में जाओगे ना, जनरल चीजें हर चीज में इंप्लीमेंट होती है, ट्रिक्स पर्टिकुलर उसमें होती है। अब तुमने 100 फॉर्मूले पढ़ लिया अलग अलग ट्रिक के, कहीं एक भी नहीं आया तो पॉसिबिलिटी याद है। ही नहीं रहेगा। हाँ, तो वही चीज है ना और यार वो कि भी ट्रिक्स भैया, अगर हम हर बार यूज करेंगे तो ही वो याद रहता है, प्रैक्टिस में हर बार थोड़ी यूज करेंगे, कभी तो 1-2 क्वेश्चन में आ जाएंगे। वही तो। और ट्रिक्स भी, मतलब मैं तो इसलिए मना ही करता हूँ कि ट्रिक्स मत पढ़ो, जनरलाइज पैटर्न में पढ़ो और रिवाइज करो चीजें। अब कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं भैया ये तो रटना हो गया कि हम बार बार सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। रटना होता है क्या वो मैथ्स में? नहीं भैया, दिमाग में आई छप डोंट जाता है थिंक। ना स्टेप्स, कि इसके बाद हमको ये चीज करना है। यार ये चीज ना मैंने 3 अटेम्प्ट में सीखा था। ठीक है, इन्होंने पहले अटेम्प्ट में सीख लिया, क्योंकि इन्होंने किसी से पढ़ा जिसने ऑलरेडी, अब वही है कि इसलिए कोचिंग
कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने ही फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था तुम्हारा, मैंने थर्ड हाँ भैया। अटेम्प्ट में निकाला था। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करने गया। अब वहां पर क्या होता है, टाइम लग जाता है सीखने में। तुम्हारे दोस्तों ने फिर तुम्हारे दोस्तों ने दिया था, किसी ने हाँ भैया, दिया निकल था। गया, एक 6 लोग थे, उनमें से 3 का निकला, 3 का नहीं निकला। और तीनों ने कोचिंग, कोचिंग लिया था। तीनों ने कोचिंग लिया था। ऐसा होता है। अब इवन एसएसबी के लिए जो बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, क्या कोचिंग लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए भाई। मैं इनको भी वही प्रेफर करता हूँ। कोचिंग ऐसा होता है ना यार, देखो अब तुम, ऐसा नहीं है कि सब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तुम compete उनसे कर रहे हो जिन्होंने बहुत ज्यादा सीखा है। तो यार वो तुमसे भी एक्सपेक्टेशन तुम्हारी लेवल, उस लेवल की होगी, है ना? अब वही है, यूपीएससी पेपर पहले बना रहा था, उसने देखा भाई बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, उसने लेवल टफ कर दिया। अब वो सेल्फ स्टडी वालों के लिए टफ बन गया, लेकिन जो कोचिंग वाले हैं उनके लेवल पे आ गया। तो तुम्हें वहां पर पहुंचना ही पड़ेगा। अब जैसे बहुत सारे बच्चे, मैंने पहले ही बोला था, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, भैया मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। एक एक अभी आया था मेरे को, एक हफ्ते पहले आया था, जब पेपर होने वाला था, भैया मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या मेरा हो जाएगा? मैंने बोला इसका क्या जवाब दूं यार। तो ऐसे नहीं होता भाई, पढ़ना पड़ेगा और प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। जब तक प्रोसेस पे ध्यान नहीं दोगे तब तक नहीं बनता, नहीं है ना? होता भैया। तो लास्ट टिप्स कुछ इन लोगों को, ताकि इनका भी निकल जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे थे, भैया हमारी साइंस है, कैसे करके करेंगे हम। तो वही चीज है अरे कि तुम जो लास्ट, बोर्ड के लिए पढ़ोगे वही तो आएगा ना। बोर्ड एग्जाम से डरना नहीं, बोर्ड एग्जाम में जो हम पढ़ेंगे वही तो इंडिया में आएगा। इससे थोड़ा अलग थोड़ी आएगा। और बस डिफिकल्टी थोड़ी स्पाइक हो जाएगी, और वो एक चीज, महीना बहुत है वो डिफिकल्टी अंडरस्टैंड करने के लिए। अब बोर्ड्स बोर्ड्स में ज्यादा मार्क्स लाने, ज्यादा ट्वेल्थ पे फोकस करने पे कुछ ज्यादा होता है क्या फायदा? मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो एंट्रेंस एग्जाम से मिलेगा। अब हाँ, वो अब तो, एंट्रेंस एग्जाम अलग, वो बाद में रहती है। और एनडीए का अल्टीमेटली हम चीजें कर क्यों रहे हैं? ताकि हमको एक स्टेबल एनडीए लाइफ के मिल लिए सके, है ना? अब आर्म एनडीए तुमको ये फोर्सेस में दे रहा जाना है। है तो उसी के लिए फोकस करेंगे। और बिलीव मी, एनडीए सबसे आसान एंट्री है एसएसबी के कंपैरिजन में। बाकी सबकी एसएसबी में, इसमें देखो 400 सीट्स होती है, किसी और एंट्री में नहीं है 400 सीट्स। समझ पाए? किसी एंट्री में नहीं है। इसके जितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसपे एक भी अटेम्प्ट है ना, करो भाई, कुछ तो करो, करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो प्रथम, कॉन्ग्रेट्स फिर से, और बाकी अच्छे से थैंक यू करना। भैया। उम्मीद करते हैं तुम्हारे ओके। रिकमेंडेशन की भी यहीं पे हम लोग शूट करेंगे वीडियो। हाँ भैया। ठीक है, ओके। सबके चलो, लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके। निकालना है पेपर।